तो ये इस एनिमे का सीजन 2 है और अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम लोग मगुतो को देखते हैं जहाँ पर वो रोजगार्ड एकेडमी चला जाता है। वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का तो यूज करना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो देवी उन्हें ढूंढ लेती। सिगी बोलता है कि हमें रहने के लिए एक कमरे का बंदोबस्त करना होगा और वो मगुतो को खाने का बंदोबस्त करने को बोलता है। मगुतो कहता है इसमें बंदोबस्त की क्या जरूरत है, हम तो कहीं भी रुक सकते हैं। सिगी हैरान होता है और बोलता है आप ही बताइए कि मैं टोमोए और मियो को क्या जवाब दूंगा। सीन चेंज होता है और हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो मकुतो के लिए एक बढ़िया डिश बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बनाए हुए खाने को सबको खिला दिया और इनकी ये हालत हो गई। टोमोए कहती है कि नवाब साहब ये नहीं खा सकते, मैं खाना बनाना सीखना होगा। टोमोए बोलती है कि मुझे दिखाओ कि ये ब्रेड कैसे पकता है। मियो बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसे बस धीमी आंच पे पकाना है। ये धीमी आंच है। हम मकुतो को देखते हैं जो कि एक होटल में खाना खा रहा था। मकुतो बोलते है कि स्लाइम से बना हुआ है ना। वो बंदा हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने गिल्ड में शिकार करने की इजाजत मांगी है और अगर तुम एक एडवेंचर हो तो क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो। तो बोलता है कि वैसे तो मैं एक एडवेंचर हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर व्यापार ही करता हूँ और उसके सिलसिले में ही मैं सीगे से रोजगार आया हूँ। मकुतो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं। अब मकुतो शहर में घूम रहा था, लेकिन सब लोग उसे बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि इसकी शक्ल तो बहुत बुरी है, ये जरूर एक अर्धमाना होगा, ये इंसान नहीं हो सकता। मकुतो गिर जाता है और अपना एडवेंचर कार्ड देता है। वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि तुमने एक स्पेशल काम पूरा किया है, जबकि तुम लेवल 1 और रैंक ई पर हो। ये सुनकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। मकुतो मिशन देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि मून ऑफ द रूइंस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसने बहुत लोगों को मार दिया। वो लड़की बोलती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देवी हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में मकुतो कहीं जा रहा था, लेकिन उसका कोई पीछा कर रहा था क्योंकि मकुतो ने गिल्ड में एक गोल्ड कॉइन दिया था। अब हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मकुतो आता है और उन सभी को ठिकाने लगा देता है। वो लड़की बोलती है तुम एक अर्धमाना हो, इसलिए तुम हमारी मदद कर रहे हो। मकुतो बोलता है कि मैं ऐसा देखता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान ही हूँ। मकुतो उसे हील करता है और उसे याद आता है कि ये पावर जो सुकियुमी ने दी थी। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम साना है, मैं तपा गांव की रहने वाली हूँ और ये है एडो, एक वेयरवुल्फ। मकुतो उसकी मदद करता है और बोलता है कि ये बताओ क्या सच में तुम्हारा विलेज मुसीबत में है। साना हाँ बोलती है और कहती है कि उन्होंने हमें सबक सिखाने के लिए विलेज के सबसे पावरफुल एडवेंचर को मार दिया और विलेज वाले इससे बहुत डरे हुए हैं। वो अपना सारा सामान उन्हें देने की सोच रहे हैं। मकुतो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विलेज चलूंगा। वो कहाँ पर है। साना बोलती है कि हमारा विलेज उन पहाड़ों के पास है और वहाँ पहुँचने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरे मैं हूँ ना। इतना बोलकर मकुतो उन दोनों को उठाता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है। साना पूछती है कि सच बताओ आखिर तुम हो कौन। मैं एक व्यापारी हूँ। अब अगले सीन में मकुतो उनके विलेज चला जाता है। साना विलेज वालों को सब कुछ बताने के लिए चली जाती है और मकुतो वुल से बात करने लगता है। मकुतो काय का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने फिर से बहुत लोगों को मार दिया और ये देखकर वो वुल काफी शौक होता है और बोलता है कि सच बताओ तुम कौन हो। मकुतो बोलता है कि मैं एक आम व्यापारी हूँ। मकुतो महसूस करता है कि वो लोग वहाँ पर हैं और ये देखकर वो उनके पास चला जाता है। अब हम मियो को देखते हैं जहाँ पर बोलती है कि मैंने खाने के लिए सबसे बेहतरीन मीट और सब्जी चुने थे, लेकिन फिर भी इनका ये हाल हो गया। वो बोलती है इसे खाने के बाद मेरा मुंह के अंदर जख्म हो गए। मियो बोलती है लेकिन इन्हें मैंने यहीं से तोड़ा है। आगे बताती है कि ये घास जानलेवा है और ये अपने शिकार को काट कर मारती है। मियो कहती है लेकिन मेरे मांस वाला खाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो मांस काटता ही नहीं और सभी प्रजातियों के सबसे ताकतवर योद्धा वहीं पर मर जाते हैं। मियो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने ध्यान में रखते हुए वही पकवान बनाए हैं जो कि मैंने नवाब साहब के साथ खाए थे। वो बताती है कि अच्छी सामग्री डालने से खाना अच्छा नहीं बनता और यहाँ पर हर प्रजाति को अलग अलग स्वाद और अलग अलग खाना होता है और कच्ची चीजें खाता है और लिजर्ड मैन को नमकीन खाना पसंद है और ओगर केले पसंद करते हैं। अब ये सुनकर मियो बोलती है कि खाना बनाना ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है। टोमोए कहती है और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री उसके बारे में जानने के लिए तुम पूरी दुनिया घूमेगी, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। अब ये सुनकर मियो काफी खुश होती है। अब सीन चेंज होता है और हम उन गुंडों को देखते हैं जहाँ पर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी मकुतो अपने काय का यूज करता है और उस काय की वजह से कोई बोल या सुन नहीं सकता। देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। मकुतो बोलता है कि मैंने उनकी जान नहीं ली है, ये तो बस बेहोश है। अब वो अपने फायर का यूज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है और उसकी अटैक
अटैक की वजह से उन सबकी हालत काफी बुरी हो जाती है और जब थाना और विलेज के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी हालत बहुत बुरी है और ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। हम मकूतो को देखते हैं जो कि सिगी के साथ घूम रहा था। मकूतो पूछते हैं कि तुमने हमारे रहने का बंदोबस्त कर लिया? सिगी हाँ बोलता है और बताता है कि एक रात के 3 गोल्ड कॉइन है। सिगी बताता है कि मैंने सुना है जो हीरोज होते हैं उनके लिए किंगडम की सारी चीजें फ्री होती हैं और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी भी होती है। हीरोज का नाम सुनकर मकूतो को याद आता है कि मेरे साथ देवी ने कुछ और हीरोज को भेजा था और मुझे जिस जंग में भेजा गया था वो भी उसी जंग में होंगे और मैं नहीं जानता कि मेरा सामना उनसे कब होगा और ये दोनों वही हीरोज हैं। अब सीन चेंज होता है और हम मकूतो की पिछली लाइफ को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम ओटोनासी है। तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। मकूतो के जाने के बाद ओटोनासी उसके बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे इससे जलन हो रही है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है लेकिन फिर भी मुझे हर जगह जीत ही मिलती है और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दूं तो मुझे कोई हरा पाएगा। मुझे हर चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है। मेरी लाइफ बहुत ही आसान है, बोरिंग भी, लेकिन अचानक से वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। देवी बताती है कि वो दूसरी दुनिया की देवी है और जिस दुनिया की वो रक्षा करती है वहाँ पर डीमंस की हुकूमत बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं और एक और बंदे को अपनी दुनिया में हीरोज बनाकर भेजने वाली हूँ। वहाँ पर तुम इंसानों को डीमन से बचाओगे और इसके लिए मैं जितनी पावर्स तुम्हें दे सकती हूँ वो दूंगी। ओटोनासी मना करती है और बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी दुनिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। देवी कहती है कि तुम सच में मना कर रही हो? मैं एक ऐसी रोमांचक जिंदगी छोड़ना चाहती हूँ जहाँ पर तुम्हें अपनी जिंदगी का खतरा हो, एक साथी जिस पे तुम भरोसा कर सको। ओटोनासी मान जाती है। देवी उसे बहुत सारी मैजिक पावर्स देती है और एक खजाना भी। इसके बाद वो उसे उस दुनिया में भेज देती है। हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा राजा के पास आता है और बोलता है हीरो यहाँ पर आ चुका है। राजा बोलता है कि मैंने ये मान लिया था कि देवी ने हमसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया है लेकिन हमारा किंगडम डीमंस की सेना से जरूर आजाद होगा। अब हम ओटोनासी को देखते हैं जहाँ पर वो किंगडम में समन हो जाती है लेकिन मकूतो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे दुनिया के दूसरे छोर पर फेंक दिया था। ओटोनासी को वहाँ पर काफी सारे दिन बीत जाते हैं और उसे पता चलता है कि डीमंस को उस जगह पर खदेड़ दिया था लेकिन कुछ सालों से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं और पास के किंगडम पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया है लेकिन हमारा और पास वाला किंगडम अभी भी उससे लड़ रहे हैं। ओटोनासी को पता चलता है कि ब्रिटेनिया का भी एक हीरो है और वो दोनों नेशन साथ में काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है। लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म होती है दोनों किंगडम में आपस में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पता चलता है कि देवी ने जो खजाना दिया था उसके अंदर एक पवित्र वुल्फ था और कल ओटोनासी को अपने लिए टीममेट सिलेक्ट करने हैं और किंग ने पहले ही कोर्टमेट वुडो और नाइट वॉर्डर को उसके लिए सजेस्ट किया था। अगले दिन हम नेवन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डोवर के नाम से भी जाना जाता है। उसे ओटोनासी को देखकर लगता है कि वो बैटल नहीं कर सकती इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन कोर्टमेट वुडो आकर उसे रोकने लगता है। ओटोनासी उसे देखकर पहचान लेती है कि वो वहाँ की सबसे पावरफुल लड़की है। वो उससे स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहती है और साथ ही उसका पार्टनर बनना चाहती है जो कि बैटल में उसके साथ जाए लेकिन नेवल मना करती है और कहती है कि वो किसी ऐसे पर भरोसा नहीं कर सकती जिसे स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता। लेकिन ओटोनासी बोलती है तुम सिर्फ डीमंस को मारना चाहती हो लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम जितने चाहे उतने डीमंस को मार सकती हो। ये सुनकर नेवल उसकी बात मान लेती है जिसके बाद वो लोग बॉर्डर के लोरे पर प्रीस्ट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें एस्कॉर्ट करने का मिशन दिया गया है। लेकिन रास्ते में कुछ माना ईटिंग मोस्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसे देखकर वो एक बैरियर को बना लेते हैं और उन कोवार्ड्स को मारने लगते हैं। ओटोनासी ने कभी भी किसी की जान नहीं ली है इसलिए वो उन्हें मारने में हिचकिचाने लगती है। उसी मौके का फायदा उठाकर एक कोवार्ड्स अपने साथियों को बुला लेता है जो देखकर ओटोनासी को पछतावा होता है कि उसकी वजह से उसके सारे साथी मुसीबत में पड़ गए। वो सभी कोवार्ड्स को मारने लगती है। अब वो सब मिलकर सारे मोस्टर को खत्म कर देते हैं। प्रीस्ट कहती है कि वो लोरेल की पुजारी है और वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि अगर उसने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया तो लोरेल किंगडम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तभी जिया अपने बालों को काट लेती है और बोलती है अगर तुमने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने दिया तो लोरेल को लगेगा कि उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब वो लोग जिया को पार्टी का मेंबर बना लेते हैं जिसके बाद वो एक साथ मिलकर काफी सारे डीमंस को हराते हैं। लेकिन फिर उनका मियो से सामना होता है जो कि उस वक्त अपनी स्पाइडर फॉर्म में थी। उनका कोई भी अटैक मियो पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि मियो की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी कि सारे अटैक मियो के सामने फेल हो जाते हैं। नेवल उसके ऊपर लगातार अटैक करती है और उसकी वजह से उसका एक पैर कट जाता है लेकिन मियो बहुत ही
ही जल्दी रिजनरेट हो जाती है और उन सभी को काफी बुरी तरीके से हरा देती है और अब बस ओटोनासी ही बची थी। वो अटैक के दौरान मियू की एक आंख को घायल कर देती है, लेकिन फिर भी मियू उसे हरा देती है। और अगले सीन में जब ओटोनासी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाकी सभी लोग बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आज का ये एनीमे बस यहीं पर एंड होता है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब हमें वापस से मकूतो के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के एक लोंडे को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं। इसका नाम टोमोगी है और इसकी लाइफ इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन तभी अचानक से देवी उसे समन कर लेती है और बताती है कि मैं दूसरी दुनिया की देवी हूँ और मेरी दुनिया में डीमंस की सेना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या तुम एक हीरो बनकर मेरी दुनिया को प्रोटेक्ट करोगे। वो बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैंने एक और हीरो को उस दुनिया में भेजा है, मैं तुम्हें काफी सारी मैजिक पावर्स भी दूंगी। वो उसे एक पावरफुल शरीर और डीमंस की पावर को कम करने वाला मैजिक और साथ ही दूसरों की सम्मोहित करने वाली आंख और कुछ मैजिक शूज देती है, जिनका यूज करके वो आसमान में भी उड़ सकता है। देवी उसे सारी पावर दे देती है और साथ ही एक स्पेशल चीज भी, जिससे कि वो रात में अमर हो सकता है, लेकिन ये पावर सिर्फ चांद निकलने के बाद ही काम करती है। तो उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है कि मेरा नाम लिली है और मैं ग्लूटोनिया की दूसरी राजकुमारी हूँ। वो उसे अपने साथ लेकर जाती है और एक रॉयल गार्ड से मिलवाती है, जिसे देखकर टोमोगी काफी एक्साइटेड होता है और क्योंकि उसने कभी फीमेल नाइट को नहीं देखा, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके करीब चला जाता है, जो देखकर वो नाइट काफी गुस्सा होती है। लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखती है तो वो शर्माने लगती है। अब लिली उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके लेवल को चेक कर सके। इसे पता चलता है कि टोमोगी के पास एक मैजिकल आई है। लिली कहती है कि वो ऐसा कुछ करे कि उसके आई की पावर रॉयल फैमिली पर असर न करे। इसके बाद प्रिंसेस नासु को वहाँ पर लेकर आती है, जो कि एक एल्केमिस्ट है, और वो गोलम्स बनाती है। गोलम का नाम सुनकर टोमोगी काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है तो नासु उसे सीधा अपने रूम में बुलाने लगती है। अब अगले दिन टोमोगी महल में घूम रहा था, लेकिन तभी वो एक लड़की को देखता है जिसके सामने एक ड्रैगन था। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मोरा है और मैं एक ड्रैगन समानर हूँ। टोमोगी पूछते है कि तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर कैसल में ही रहती हो। मोरा बताती है कि लिली उसे यहाँ पर तब लेकर आई थी जब डीमंस ने उनके विलेज को तबाह कर दिया था। टोमोगी उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी उसकी आंख उस लड़की पर काम करने लगती है और वो सीधा उसे शादी के लिए ही प्रपोज कर देती है। टोमोगी लिली से कहता है कि वो उन तीनों लड़के के साथ अपनी एक पार्टी बनाना चाहता है। लिली बोलती है कि वो तो तुम्हें पहले से ही पसंद करते हैं, तो उन्हें पार्टी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोमोगी बोलता है कि मेरी आंख पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या तुम सब लोग मुझे सिर्फ मेरी आंख की वजह से ही पसंद करते हो। लिली कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा हीरो है, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते हैं। उनके बीच में किस्सी किस्सी होती है और बिस्तर में थोड़ा गुलू गुलू, क्योंकि लिली डीमंस को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ मकूतो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे बड़े ही जबरदस्त तरीके से उस काली मकड़ी ने मकूतो को चुना था। अब हम टोमोगी को देखते हैं, जहाँ पर वो जंग से वापस आ जाता है। लिली बताती है कि अगली जंग में लिलिया किंगडम की हीरो भी तुम्हारे साथ लड़ेगी। हम नेवल को देखते हैं, जहाँ पर वो ओटोनासी को डीमन से लड़ने का प्लान बता रही थी और यहाँ ओटोनासी उस हीरो से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसकी एज लगभग सेम थी और वो दोनों एक ही दुनिया से आए थे। अब अगले सीन में दोनों किंगडम की मीटिंग होती है, जहाँ पर लिली बताती है किंग ऑफ आयन ने उनकी मदद के लिए योद्धा भेजे हैं, लेकिन उन्हें लोरेंट किंगडम से बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वो बोलती है कि इसके बावजूद भी उनकी योद्धा डीमन से ज्यादा है और साथ ही उनके पास गॉडेस की ब्लेसिंग भी है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ओटोनासी बोलती है कि वो भला रात में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें रात में लड़ने की आदत है। ओटोनासी पूछती है कि पिछली दुनिया में मेरी एक दोस्त एक मॉडल को पसंद करती थी, उसका नाम टोमोगी है और कहीं वो तुम तो नहीं। लेकिन ये सुनकर टोमोगी काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ, हम दोनों अलग इंसान हैं। ओटोनासी उससे माफी मांगती है, लेकिन टोमोगी उससे उसका लेवल पूछता है। टोमोगी का लेवल 630 है और ओटोनासी का 410, इसलिए अब से तुम मुझे टोमोगी कहना बंद करो और तुम मुझे टोमोगी सर बुलाओगी। अब रात के वक्त नेवल और ओटोनासी आपस में बात कर रहे थे। नेवल पूछती है कि तुम आखिर इस दुनिया में क्यों आई हो। वो बताती है कि उसका जन्म एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था, इसलिए उसे सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती थी और इसलिए वो जिंदगी में एक कोई चैलेंज भरा काम करना चाहती थी। नेवल बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम पहले एक कोवर्ट को भी नहीं मार पाती थी, अब सीधा वॉर में ही जा रही हो। टोमोगी गॉडेस से ब्लेसिंग मांगता है, जिसके बाद हम लोग डीमंस को देखते हैं, जहाँ पर उनके कमांडर को पता चलता है उनके ऊपर
जल्दी अटैक होने वाला है। अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है और ओटोनासी को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि वो डीमंस को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। अब वो लोग डीमंस के कैसल में पहुंच जाते हैं और तभी डीमंस की कमांडर एक मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी फौज ही खत्म हो जाती है। लेकिन टोमोई के पास उसके मैजिकल शूज थे, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ जाता है और बच जाता है। वो डीमंस टोमोई के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उससे बच जाता है। और यहाँ पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, तभी मोरा अचानक से एक ड्रैगन को समन करती है, जिसके बाद वो लोग कैसल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक डीमन आता है और असल में वो डीमन का सेनापति होता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन टोमोगी अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। और तभी ओटोनासी भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो काफी आसानी से उससे बच जाता है और वो बहुत ही जल्दी रिजनरेट हो जाता है। इसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। वो एक रिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से देवी की पावर्स वहाँ काम नहीं करेंगी। हम देखते हैं कि टोमोगी की कमजोरी होने लगती है। डीमंस बताता है कि इस रिंग की वजह से देवी की शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी। ये सुनकर टोमोगी काफी शौक होता है और सोचता है कि अभी मुझ पर अटैक हुआ तो मैं मर जाऊंगा। इतना बोलकर वो सबसे वहाँ से जाने को बोलता है। ओटोनासी बोलती है कि हम इतनी दूर आकर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। टोमोगी वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओटोनासी वहीं पर रुककर इस डीमन से फाइट करने लगती है और उसके साथ उसके सारे दोस्त भी होते हैं। और ये सब चीज देवी ऊपर से देख रही थी। वो बोलती है कि डीमंस इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि मैंने उनके लिए 2 हीरोज भी भेजे थे। लेकिन तभी वो मकोतो को देखती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इसके आगे का सीन तो तुम्हें पता ही होगा। हम ओटोनासी को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें डीमन से लड़ते हुए बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन वो अब भी उससे लड़ रही थी। लेकिन वो डीमंस काफी आसानी से सब लोगों को हरा रहा था। हम उस डीमन लड़की को देखते हैं। वो बोलती है कि वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। सोफिया बोलती है कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन तभी वो देवी की रोशनी को देखती है और ये सब ओटोनासी भी देख रही थी, जिसे देखकर वो उनसे दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हम मकोतो को देखते हैं, जहाँ पर वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। सोफिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ ओटोनासी काफी अच्छे से डीमन से लड़ रही थी, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती। अभी नेवल पीछे जाती है और स्वॉर्ड में मैजिक भर देती है। वो लड़का उसे फूल का एक पत्ता देता है और उसे लेते ही नेवल की पावर अचानक से बढ़ जाती है और वो सीधा जाकर डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। और एक अटैक में वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है और वो रिजनरेट भी नहीं हो पाता। तभी नेवल उसके एक हाथ को काट देती है। इसे देखकर वो डीमन काफी शौक होता है और बोलता है कि मैं काफी हैरान हूँ, इस दुनिया में तुम्हारे पास ऐसा मैजिक भी है। नेवल उसके सर पर वार करती है। तभी डीमंस बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस जंग में मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। इतना बोलकर वो अपनी पावर अप करता है। ये देखकर नेवल कुछ इशारा करती है और कोर्ट में जूडी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से सबको ले जाने लगता है। ओटोनासी बोलती है कि अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते। नेवल अब भी उनसे लड़ रही है। वुडी बोलते है कि वो फ्लावर ऑफ मैजिक इस्तेमाल कर रही थी। इससे लोग पावरफुल तो होते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाला भी मर जाता है। हम नेवल को देखते हैं, जहाँ पर वो डीमन के ऊपर अपने पूरी पावर से अटैक करती है। यहीं पर नेवल की डेथ हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम टोमोई को देखते हैं, जहाँ पर उसे पछतावा हो रहा था। उसे ओटोनासी के साथ मिलकर वहाँ पर लड़ना चाहिए था, लेकिन लिली बोलती है कि तुम्हारा जिंदा रहना गिल्टोनिया के लोगों को ताकत देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन अब भी जिंदा होता है। वो लड़की बताती है कि सोफिया हार गई है क्योंकि इसे देवी ने समन किया होगा। वो सच में काफी पावरफुल होगा। इसी दौरान मियो और टोमोई मकोतो को हील कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए, 10 मिनट की या फिर 20 मिनट की या फिर 30 मिनट या फिर एक पूरा सीजन।